हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे आशा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिता कहानी हम पढ़ेंगे अब, जो कि है यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 7 में। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। अब हम इसको पढ़ते हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते बड़बड़ाया, आ गए। बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने पर उसे चुप्पी में खलल पड़ जाएगी, जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों में लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़े देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक पहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं ही घर के सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले, उन सब में उससे गर्म और बेचैन कर देने वाला मौसम की ही बात की है। कपड़ों की फजीयत हो गई है। बदहवासी, चिपचिपाहट, थकान। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी, तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसे लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह उसे आहट में उठे होंगे, उसकी किसी आहट से उठे होंगे। उन्हें डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया, जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़ने जिधर से रोना आ रहा था। हट हट चिल्लाए। अब पिता ज्ञान रंजन की कहानी ना। पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था, तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। जब घर में फिर घूम फिर कर लौट रहा था, तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली।
पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की नींद की उम्मीद में पाटी पर बैठकर पंखा जलने लगे। चैन की उम्मीद में पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते रिलीफ पाने की किसी तरह हल्की उम्मीद की शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, एक पत्ता भी नहीं डोलता। पर उनका यह वाक्य तो नितांत व्यर्थ है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। अभी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, यह सेंटेंस किसने बोला है? पिता ने बोला है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंद न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों के पंखों में नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वे आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त चार आने की जगह तीन आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोरी क्रिया करते थे। चिरोरी मतलब चिडोरी। अब लोग हार गए, जानने लगे कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। पिता होते ही ऐसे हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। वो बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन पे होने वाले खर्च के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर थोड़ी दूर पैदल चलूंगा या फिर मेरे पैसे बचाने से, मोल भाव करने से अगर एक पैसा भी बचता है तो वो बच्चों के काम आएगा। इस प्रकार से पिता अपने आप ही जिद्दी हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको लगता है बच्चों को कुछ पता नहीं है, मेरे को ही पता है कि पैसे कैसे बचते हैं, कैसे खर्च करने हैं, कैसे किसी को मतलब कष्ट ना हो, इसलिए मैं ही कष्ट भोग लेता हूँ। क्या आपको लगता है पिता को ऐसा करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि पिता को भी अच्छे से रहना चाहिए। जैसे बच्चे उन्हें रखना चाहते हैं, एक समय के बाद उनको चिड़चिड़ाहट नहीं करनी चाहिए। बच्चे उन पे पैसे खर्च करना चाहें तो उन्हें भी आनंद से पैसे खर्च करने का मौका देना चाहिए। जब बच्चे कमाने लग जाएं तो चिंतन छोड़ देना चाहिए। पर पिता ऐसे नहीं होते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पिता है। अपने बारे में पहले नहीं सोचते, वो परिवार और अपने बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। आज तक पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा।
बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते। कहाँ पर जाकर करते हैं? बगिया वाले नल पर। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह गुसल खाने के उत्साह के साथ साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। दादा भाई मतलब बड़ा भाई। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे, पर उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। बच्चों की गई मेहनत पे पिता खुश तो होते हैं, पर वो दर्शाते नहीं हैं। और रही बात उनके अंदर नहाने ना नहाने की, तो उनको लगता है कि नहीं, अंदर नहीं, मुझे बाहर ही नहाना चाहिए। अंदर तो बच्चे नहा लेंगे, वो अच्छी जगह है, मेरे बच्चे अच्छी जगह में रहें, मेरे बच्चे ने बनाया है इतनी मेहनत से, तो वो अच्छे से उसका यूज करें और उसके बच्चे यूज करें। वो अपने आप को कष्ट दे लेंगे, बाहर नहा लेंगे। उनको लगता है मेरा तो क्या है, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, या फिर मतलब ये हमारे समाज की हकीकत है। ज्ञान रंजन ने पिता के माध्यम से पिता की हकीकत बताई है। हम माँ को महत्व देते हैं, माँ ये माँ वो। हाँ, माँ और पिता दोनों का बराबर का रोल है। पिता का महत्व हम लोग समझते हैं, पर पिता को माँ से आगे नहीं रख पाते। वो बोलते हैं ना कि स्त्री फर्स्ट, महिला फर्स्ट, वो वाला रोल हम अभी भी निभा रहे हैं, हर जगह निभाते हैं। पर फिर भी पता नहीं, महिलाओं को ऐसा लगता है कि महिला पीछे है। हाँ, हर समाज में, हर घर में अलग कहानी है, कहीं पिता पीछे है तो कहीं महिला पीछे है, ये भी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। वो पैसे बचा रहे ना। कभी लेते भी तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेसवाद होने की बात पर शुरू से ही जोर देते। वो बेसवाद कुछ भी नहीं होता, सबको अच्छा लगता है खाना, सबको अच्छा लगता है अपने आप को अच्छे चीजें खाएं, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करें। पर वो पैसे बचाने का लालच जो है ना, वो एक पिता ही समझ सकता है, या फिर एक माँ। अपनी अमावट गज्जक दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वो ऐसा दिखाते नहीं है, अंदर तो खुश होते हैं। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे कुल्लू से सेब मंगाना, मतलब कुल्लू के सेब प्रसिद्ध है, और दिल्ली के एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, तो अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहें बगाहें मुंह खोलते और क्रोध उगल देते हैं। पिता हैं जो उनके भविष्य की परवाह करते हुए अपने ऊपर किए गए खर्च और दूसरे बच्चों पर भी किए गए खर्च के बारे में बोलते हैं। तो इसलिए आजकल उनके घर में विरोध हो रहा है। लद लद बाहर आम के दो सीकरों में लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई।
वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे, खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात पर संदेह होता रहेगा। दो आम गिर गए तो वो आम को ढूंढते हैं। दीवार से काफी देर एक ही तरह से टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसे मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान, चाहे भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारी की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। डेडी जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। पहले के लोग बनियान के ऊपर जेब लगाते थे क्योंकि उनका सामान उन्हें अपने छाती के पास रखना होता था। कीमती सामान जैसे कि पैसे, पहले टका होता था तो टका, आना, ये सब तो वो अपने पास में रखने के लिए वो बोल रहे हैं ना कि उल्टा सीधा पता नहीं क्या पहन लेते हैं, गुर्जी कमीज सिलवा लेते हैं और उन पे सदरी बटन के ऊपर नीचे सोसाइटी में चले जाते हैं। तो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को अच्छे से रखने की कोशिश रखते हैं, पर वो लोग सोचते हैं कि मेरे को ये लोग जानते हैं, मेरे व्यवहार के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं चाहे कैसे ही जाऊं। वो अपना रोल कभी नहीं छोड़ते पिता वाला, इसलिए बच्चों को बुरा लगता है। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, कमाने लग गए हैं। छोटे बच्चे को कभी कोई चीज़ ऐसे बुरी नहीं लगती। वो छोटा बच्चा है, जानता नहीं है, वो सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में जानता है कि मुझे क्या चाहिए पापा से। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं कि आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वेनिटी के लिए ब्योरा को टिप दीजिए। मतलब पिता कहता है कि आप लोग जाइए कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वेनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान को यह 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए। मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। मतलब जो आजकल के लोग करते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं फिर टिप देते हैं, वो पिता को अच्छा नहीं लग रहा है इस कहानी में। 1.5 रुपया वाला बाल कटवाते हैं। बालों के आजकल तो पता नहीं क्या क्या करवाने लग गए, कलर करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। हम भाई बहन क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। उन्हें काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। मतलब वो 4 बहन भाई हैं, 3 भाई और 1 बहन। चुपचाप सब खींचें हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएंगी और विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे और झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है।
मौका ढूंढते हैं पिता को किसी प्रकार की साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यवस्था सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्त पंक्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। हम सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसे ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की। उसने अपने असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बेमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ में काफी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए। माँ के काफी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए, मतलब उनकी माँ भी चाहती है कि वो अच्छे से रहें, तो वो फिर राजी हो गए। उसे खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते। जो म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने अपने जमाने में। पिता कह रहा है कि मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते, उसके आगे पाँव की धूल। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। उसके आगे पाँव की धूल है, मुझे व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी। उनको लगता है कि मेरे ऊपर व्यर्थ पैसा खर्च होगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, इसलिए वो पैसा ही खर्च नहीं करते हैं अपने ऊपर किसी चीज को लेकर। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, लेकिन जहां चाहिए सिलवाइए, भाड़ के झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। सुधीर बोल रहा है, उसको भी गुस्सा आ रहा है। उसको लग रहा है कि पापा अच्छे से कपड़े पहने। ये पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियाइन चिपक गई। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मत्था जाता। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, उसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए एक बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय ऐसे वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत और नियमत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उसने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक, कभी झूठ लगता है। यह सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी
के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। किसका बच्चा? सुधीर का बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि वह देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। देवा कौन? उनकी पत्नी। उसे संदिग्धावस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों का हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे का सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने नित्य तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत में ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। यह वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसे दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुराने जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। कोई भी अपने माँ बाप को ऐसे मरने के लिए बारे में नहीं सोच सकता, बूढ़ा होने के बारे में नहीं सोच सकता। तो लेखक भी मतलब सुधीर है, वो भी यही सोच रहा है। उसे आंखों में हल्का जल लगाने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींचकर नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। पिता पर इस तरह चिल्लाने में उनका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चूहा आया। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बैन यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता आ रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने कर आया। पिता ने उसके हाथ में
उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई, हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए हैं, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं। खिलाड़ी तबीयत के हैं, यानी कि तरह की चुटकी में धरती छोड़ देते। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिसे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता के अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोकोसेड से उठती इंजनों की सेटिंग ध्वनि, न कंक्रीट, न ग्रैंड ट्रक पर से होकर आती घूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों में घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वचन और विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि का शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है। इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी व अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खुमार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार के पिता सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से त्रस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर की एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने में भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता। उठकर उसे 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अंध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इम्तिनान से खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई थी। पिता सो नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इम्तिनान है कि घर के सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के सिरे पर कर दिया है
और वही सुराही के प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्हें पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना। निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने से पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध या पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए शायद। ये थी कहानी पिता की। और इसमें पुत्र सोच रहा है, पुत्र सुधीर है, पिता का नाम नहीं दिया गया इसमें। और सुधीर की पत्नी देवा है और उसका एक बच्चा है। और रात की नींद के बारे में, पिता की ड्रेसिंग सेंस के बारे में, पिता से प्रेम और पिता से अच्छे नहीं रहने के कारण रुष्ट, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को भी बीच में शोर, पीछे से आवाज़ें आती होंगी। ये हॉस्टल की लड़कियां हैं जो करती हैं, क्या कर सकती हूँ, सॉरी उसके लिए।